बाजारों में देखिए हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। करीब करीब 150 पॉइंट की रिकवरी। डाउ फ्यूचर्स जो करीब करीब 125 पॉइंट नीचे थे, देखिए सुधर चुके हैं। SGX निफ्टी जो करीब 25 पॉइंट नीचे था 7 बजे के आसपास, अब वो हरे निशान में आ चुका है। तो तेजी तो होगी भारतीय बाजारों में। वागले साहब हैवीवेट एक्सपर्ट तो हमारे साथ थे ही, एक और FII हमारे साथ अब शामिल हो चुके हैं। वागले साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल FII जैसे दिखते हैं, बात भी इनकी FII जैसी, आप इत्तेफाक रखते हैं? और इनकी सोच भी FII, इनकी सोच भी FII जैसी। वो कैसी होती है? दीवान साहब हमारे साथ मौजूद है। दीवान साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है? FII आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। नहीं सर, हम तो आप जहाँ ले जाते हैं वहाँ घूम आते हैं। FII इंदौर और ये जिनको मतलब जो दूर से देखते हैं, बोले आपके साथ कोई FII खड़े थे, ऐसा अब फीडबैक आ रहा है। बागले साहब आ रहा है ना? नहीं, वो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। तो दिल तो हिंदुस्तानी है तो पूरा और सोच भी वैसी है। वही काम आती है। लेकिन जब से आप लंदन से लौटे हैं, हाँ, तेजी हो रही है मार्केट में। अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगा अर्शदा जब से छुट्टी पे गई है तब से तेजी हो रही है। मैं क्रेडिट ले लूंगी सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाके उन्होंने कि कहाँ गई ये पता नहीं चला ना, तो हम तो ढूंढ रहे हैं कौन से आइलैंड्स पे जाके आई हैं जहाँ पे, बताई दो जहाँ से इस टाइप की। मैं गई थी राजमपाट करके एक जगह है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, इट्स कॉल्ड द लास्ट पैराडाइज, द फोर किंग्स। तो अब आप सोच सकते हो कि वहाँ पे किस प्रकार की गतिविधि चल रही होगी। तो क्या व्यू है सर, बताइए। ये देखिए व्यू आपने शायद मिस किया सर कल। ये देखिए यहाँ गई थी कल। ओह माय गॉड, दिस इज 10 दिन रियल पैराडाइज में रह के आई। बहुत बढ़िया, चार्ज्ड अप है। तो तेजी के लिए ये करना पड़ेगा। पैराडाइज तो अब मैं लेके आई हूँ ना, ये जो पूरा मूड बना दिया है। रेट कट होगा मॉनसून के लिए, देखिए एक अच्छा खासा फोरकास्ट आ गया है। ये मैं वही रेट कट की बात ही पहले करने वाला था कि रेट कट जो जैसे जैसे हम नजदीक पहुंच रहे हैं और एक बहुत सुनहरा ईयर एंड का माहौल, अच्छी NAVs, अच्छी बढ़त वाले दिग्गज जो स्टॉक्स है उसमें 25-30% अपसाइड आई है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो आई थिंक ओवरऑल जो 2018 में मायूसी थी उसको पलट के हमने 2019 की शुरुआत बहुत ही बढ़िया की है। अब ये माहौल कितने दिन तक टिका रहता है, माई सेंसेस जो अब इवन जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो आपका 1 अप्रैल से सीधा पॉलिटिक्स और रिजल्ट्स वो इम्पैक्ट करेगा। रिजल्ट्स फिर भी लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि इतना ज्यादा कोई उसमें चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। कई सेक्टर में कंटिन्यूटी है। मुझे लग रहा है कि कुछ सेक्टर जहाँ पे ऑटो जैसे जो सेक्टर्स हैं या कंजम्पशन रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी रिजल्ट्स में नरमी रहेगी। सो एक री रेटिंग होने की बहुत अच्छी खासी गुंजाइश है। जैसे हम कल एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे थे, उन्होंने भी बयान दिया, महिंद्रा से भी बयान दिया कि भाई FY20 थोड़ा सा नरम है, FY21 तो शायद और भी नरम हो। सो ये सब चीजों की वजह से एक रियलिस्टिक रीजनेबल वैल्यूएशन जोन में हम आएंगे। मार्केट में चुनिंदा जो सेक्टर या प्लेयर्स हैं, जैसे सीमेंट की मैंने पहले बात की, या कैप गुड्स की, या इंफ्रा की, ये आपको अब बहुत अच्छी खासी बढ़त दिखाते हुए दिखेंगे अगले 9 महीने इस कैलेंडर ईयर के। जी सर, मुझे लगता है विल बी सेक्टर्स जो अभी तक चले नहीं है, अभी तक जिनका ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। सर एक दो नाम सेक्टर्स के और एक दो तो सेक्टर तो वही मैं बता रहा हूँ जो कैप गुड्स, कैपिटल गुड्स, यस, इंफ्रा। शेयर बताइए सर कैपिटल गुड में। कैप गुड्स में अब जो चीजें चलनी शुरू होंगी वो जैसे इंडस्ट्रियल्स की तरफ थोड़ा सा झुकाव अपने रहेगा। जैसे बेयरिंग कंपनीज है, सो बेयरिंग कंपनीज में आप टिमकेन हो गया, ओके, इवन NRB कईयों को पसंद आता है। मुझे थोड़ा सा टिमकेन महंगा है लेकिन फिर भी वो लगता है। सेकंड आपका कैपिटल गुड्स में इस टाइप की जो चीजें आएंगी जो इक्विपमेंट सप्लायर्स है, जिस टाइप का मुंह हमने भेल जैसी कंपनीज में भी देख लिया। ठीक बात है। वीरू ने जैसे भी किया, कैसे भी जोड़ तोड़ के उसको मूव कराया, उस टाइप की चीजों में जान जो आएगी। NBCC हो गया आपका एक वापस उसका दौर आता है। वागले साहब की भी पसंद वाली चीज, ऑर्डर भी मिले 1003 करोड़ के, खबरों में भी है। So these are things which will come back because वहाँ पे आपके वैल्यूएशन कंफर्ट है और आप पैसा एज एन FI या एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ लगाएंगे? आप वहाँ लगाएंगे जहाँ आपको पैसा टूटने का डर ना हो, नॉट पैसा कमाने का बहुत ज्यादा वो हो, पर पैसा टूटने का डर ना हो, वैसा माहौल हो। यू आर एट ऑल टाइम हाइस, क्लोज टू ऑल टाइम हाइस। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे डिस्कस करते रहेंगे आगे चल के भी कि वो वैसे सेक्टर और स्टॉक्स में से थोड़े से कॉन्ट्रा कॉल जैसे साउंड करेंगी चीजें
वो पिक कीजिए, नॉट नेसेसरली व्हाट इज बीन ट्रेंडिंग टिल नाउ। तो अप्रैल से वो होगा। और ऑफ कोर्स रोल ओवर आज कैसे दिखते हैं तो उससे हम हमारे विशेषज्ञों से पूछेंगे तो पता भी चल जाए। बट आई एक्सपेक्ट टुमारो टू बी द डे फॉर द निफ्टी हाई, द न्यू हाई। कल हो जाएगा, हो सकता है, सही है। तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो जाएगी अगली सीरीज की, नई सीरीज की। हाँ, फिर आज का आखिरी 1 घंटा भी फिर थोड़े बहुत critical बोलेंगे। लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मंदी करने वाले देखिए, कल भी जिन्होंने ये मंदी करी है देखिए जो कट आया ये फंसे हैं। और आज देखिए बाजार ऊपर खुला। अच्छा, कल ओवरनाइट एक और क्यों अच्छा है वो है कच्चे तेल का। कच्चा तेल भी देखिए 1% दर से नीचे गिरा है। तो कच्चे तेल एक और पॉजिटिव फैक्टर जिस पर नजर होगी। आपने कहा FNO का डेटा इंपॉर्टेंट है, तो शुभम अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी बताइए किस तरह के रोल ओवर्स हो रहे हैं? क्या तेजी वाले रोल ओवर्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको रोल ओवर डेटा में कि नया हाई शुक्रवार को या फिर पहले हफ्ते RBI की पॉलिसी से पहले मुमकिन है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। रोल ओवर डेटा अगर देखें तो रोल ओवर का डेटा जो कल तक का आंकड़ा था वो अराउंड 52% निफ्टी में हुआ है और अराउंड 40% के आसपास बैंक निफ्टी में हुआ है। तो जनरली ये इन लाइन है, जो जनरल रोल ओवर्स हम देखते हैं उसी के इन लाइन है जो अभी तक देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है निफ्टी में वो अभी भी बरकरार है और वो बना रहेगा। और जो हम पिछले कुछ दिनों से जो एक टेम्पररी एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं वो हो सकता है कि आज के एक्सपायरी के बाद मैच्योर हो जाए और कल से एक फ्रेश मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो डेटा कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। हो सकता है आज एक टेम्पररी कंसोलिडेशन में बना रहे जहां 11,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और कोई भी अगर यहां से गिरावट होती है तो मुझे लगता है उसको यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और न्यू हाई की जो बात हो रही थी मैं भी उससे एग्री करूंगा कि ग्रेजुअली अब हम न्यू हाई की तरफ ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुके हैं और वो नेक्स्ट सीरीज में हमें बिल्कुल देखने को मिलना चाहिए। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रोल ओवर पर्सपेक्टिव से सीमेंट और बैंक ये दो सेक्टर्स है जहां पे रोल ओवर 60% से ऊपर है। तो वहां पे मुझे लगता है कि ट्रेड बनाना चाहिए। और ये जो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी के पहले भी अगर हम देखें तो लोग अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो एक पॉजिटिव साइन है। तो बैंक और सीमेंट ये दो सेक्टर्स है जिसपे नजर होनी चाहिए। स्टॉक भी बता दीजिए फिर। स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड लेंगे तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक बैंकिंग से यहाँ पे देखना चाहिए बिकॉज एक्सिस बैंक में कल न्यू हाई भी लगाया इसने। कल न्यू हाई लगाया फिर थोड़ा रुक गया है बट फिर भी मुझे लगता है कि इसका सेटअप काफी पॉजिटिव है। और एक्सिस बैंक को अगर हम यहाँ से अगर खरीदते हैं तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 790-795 का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। और अगर हम थोड़ा पोजिशनल व्यू देखें तो मुझे लगता है 840 तक भी ये जाना चाहिए। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 745 पे और एक्सिस बैंक यहाँ से लॉन्ग करें। और ग्रासिम मेरा दूसरा पिक होगा बिकॉज ग्रासिम को अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना था। 2 दिन पहले ब्रेकआउट हुआ, कल एक टेम्पररी रुकावट देखने को मिली है लेकिन यहाँ पे भी सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो ग्रासिम भी यहाँ से खरीदा जा सकता है। 870 का टारगेट होगा थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 815 पे। ओके। और ग्रासिम में मैं देख रही थी कि रोल ओवर का डेटा भी काफी मजबूत है, करीब 70% से ज्यादा का रोल ओवर हुआ है। तो तेजी की पोजीशंस बन रही हैं। तो 870 का टारगेट आज का है शुभम की ओर से और एक्सिस बैंक में भी 790 और 795 का टारगेट दिया जा रहा है। अच्छा, कुछ और खबरें जो हम लगातार कह रहे हैं कि फंड्स की ओर से खरीदारी कहां हो रही है। एक स्टॉक जिसको हमने लार्जली नजरअंदाज किया है वो है खादिम इंडिया। यहाँ पर UTI म्यूचुअल फंड ने करीब 2% हिस्सेदारी खरीदी। प्रकाश, कल के दिन में बाटा जैसा शेयर भी नई ऊंचाई पर जाकर टिका है। तो कुछ रब ऑफ इफेक्ट आएगा, दूसरे शेयरों पर भी असर देखने को मिलेगा। खादिम में भी शायद म्यूचुअल फंड्स को कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। तो अगर आपने चुनना हो बाटा जैसा दिग्गज लेंगे या फिर खादिम को भी मौका देंगे? नहीं, खादिम चलने बाई करने का कारण हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। इनके नजर में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक रहा, अंडर परफॉर्मर रहा कि अभी तक इसने कोई खास IPO के बाद ऐसी चाल नहीं दिखाई। और दूसरा इनके जो प्राइस पॉइंट्स हैं थोड़े से लोअर प्राइस पॉइंट्स पे ये सर्विस करते हैं क्लाइंट्स को। और वो प्रोडक्ट्स हो सकता है रूरल इकोनॉमी में जिस टाइप का पैसा बंट रहा है, जो इनकम आय बढ़ने की उम्मीदें हैं, उसका एक कैस्केड इफेक्ट वहां पे चप्पलें जूते जो है वो डेफिनेटली चलती हैं। और मैंने देखा एक सर्वे था बड़ा इंटरेस्टिंग जहां पे पूछा गया था लोगों को कि अगर आपको इंक्रीमेंटल पैसे आते हैं क्या लेंगे तो आप क्या क्या चीजें लेंगे। सबसे पहले लोगों ने सेल फोन बोला था, कुछ समय पहले की बात है और तब 4G बस शुरू ही हुआ था एक्सेस होना। दूसरा उन्होंने फुटवेयर कहा था, नॉट क्लोथिंग। अब ये सोचिए कि कपड़े लेने की जगह लोगों ने ये कहा कि फुटवेयर, क्योंकि फुटवेयर एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड माना जाता है, एडिशनल स्पेंड माना जाता है। आप जब पैसे होंगे तभी लेंगे, नहीं तो जरूरत से जो सीमित है उसी में लेंगे। सो ये जो प्राइस पॉइंट्स पे काम करते हैं वहां पे एक मूव आने की काफी अच्छी खासी उम्मीद होगी।
और माई सेंस इज दैट बाटा जो 52 वीक हाई पे है उस वजह से थोड़ा सा लोगों को परहेज होना शुरू हो गया है कि ये बहुत ओवर वैल्यूड है जो चाल आई है वो। सो बाटा ऑन डिप्स अकॉर्डिंग टू मी स्टिल अ बेटर बाय। खादिम चलने में समय बहुत लग सकता है, कोई ऐसा कोई अपसाइड इसमें दिख नहीं रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। बाटा में तो अपसाइड आया था और ये मैंने मुझे हेमंत ने डिस्कस भी किया था 680 के आसपास था। कृति सनोन को इन्होंने लेके एक जो रेड लाइन लॉन्च की थी, That was the first move towards premiumization. So hush puppies ये वो थे, लेकिन वो इतनी बिक्री उसकी नहीं होती थी जितनी इस टाइप की चीजों की आई। हर्षदा ने एक हम लोग सब शो कर रहे थे FIIs वाला, क्या नाम था, फिरंगी को पसंद किया था ऐसी कुछ था। उसमें हर्षदा का BA पिक था, है ना बाटा, ये था मुझे याद है। तो बादाम बाटा पे मेरा नहीं, बाटा पे मेरा व्यू अच्छा था। हम स्कूल के जूते वहीं से खरीदते थे, ठीक है, बेसिक चीजें वहीं से खरीदते थे। बट आप ये नहीं बिलीव करेंगे कि जब मैं पिछले साल यूरोप गई थी और वहां पर चेक ब्रांड है ये, और जिस तरह से इन्होंने शोरूम्स बनाए हुए हैं और वही अगर इंडिया में वो लेकर आए तो ये पूरी ब्रांड का हुलिया बदल देगा। और वही प्लान है शायद कंपनी के मैनेजमेंट का। देखिए आप यूरोप के अंदर के स्टोर्स देखिए। सो दिस इज अ मैग्निफिसेंट स्टोरी वेटिंग टू बी रिवील्ड। ये तो लोग जब बाहर जाते हैं और बाटा की दुकान देखते हैं तब पता लगता है कि MNC है, नहीं तो लोगों को होश नहीं होता है। इस फैमिली के जिससे फाउंडिंग फैमिली है उनके पहले सदस्य जो हिंदुस्तान आए थे पिछले साल आए थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत मायने रखता है। अब वो कोई अगर आता है फैमिली वाला, उसको इंडिया टीम तभी बुलाती है जब आगे का ठीक हो माहौल। अगर अगले साल सेल खराब हो तो वो कोई फायदा नहीं, बुलाएंगे भी दिग्गज कोई फैमिली फाउंडर को। तो वो बहुत क्लियर इंडिकेशन था। दिस वाज एट 680 जोन जब ये चल रहा था। जब GST लागू हुआ था उस समय बेस्ट मौका था सर इसको खरीदने का, कंजम्पशन वाला स्टॉक। और यहाँ इनके मॉडल में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी डिलीवरी मॉडल्स में, मुझे याद है। और उसके बाद जो इसमें रैली देखने को मिली, इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज थे। दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो एक बहुत कंसोलिडेशन अच्छा जोन आया जो एक साल तक वो उसी रेंज में रहा जब तक उन्होंने वो इश्यूज नहीं सॉल्व किए। एंड उसके बाद सो आई थिंक दिस इज अ क्लास। यही चीज आपको कुछ कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट सेक्टर्स में मिलेंगी। अच्छा, इस टाइप के मूव्स जो अब भी जो मैं फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ वो कह रहे हैं कि हमें बाटा अभी भी अच्छा लगता है, टाइटन अभी भी अच्छा लगता है, जुबिलिएंट फूडवर्क्स अभी भी अच्छा लगता है। आप दिखाए डॉक्टर साहब इन तीनों स्टॉक्स के एक साल के चार्ट्स, जैसे आपने बाटा का दिखाया 80% के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए। आप टाइटन देख लीजिए, अगर कंजम्पशन स्टोरी पर FIIs बुलिश हैं तो वो बाटा पर बुलिश हैं, कंजम्पशन स्टोरी पर टाइटन पर वो बुलिश है। टाइटन ने भी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और कल भी बाटा ने, टाइटन ने, दोनों ने नए ऑल टाइम हाईज लगाए हैं। तो इस पर नजर रखिएगा और नजर रखिएगा सरकारी बैंकों पर भी। SBI का जिक्र देखिए अभी वरुण ने अपनी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में किया। और रेट कट तो होगा लेकिन उसके आगे क्या, ट्रांसमिशन, जी हाँ, इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। SBI ने कुछ दिनों पहले सेविंग डिपॉजिट रेट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स को जो रेपो रेट के साथ लिंक किया RBI के 1 मई से, हालांकि ये होने वाला है। अब सबकी उम्मीद है कि इस बार जब रेट कट होगा तो ट्रांसमिशन बहुत आराम से होगा। अब पागले साहब कल भी इसकी चर्चा हो रही थी, आपने दीवान साहब कहा था ना आपको पसंद है। NBFCs की जब हमने बात की थी कि बैंकिंग एंड NBFC दोनों को देखिए, और जाते जाते मैंने आपको याद कराया था 2:30 बजे करीब टॉप 10 F&O गेनर्स में अगर आप देखें सिर्फ एक जेट एयरवेज नॉन BFSI वाली चीज थी। अदरवाइज पूरी श्रीराम ट्रांसपोर्ट, चोला, M&M फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स ICICI प्रू लाइफ, इंडसइंड, यस बैंक। तो अब आप बताइए आज, अच्छा आज हमने आपसे जो प्रेरणा है ना वो हमने ली है और हमने अपने 2020 की टीम में सब NBFCs डाली हैं सर। बहुत बड़े सर। तो ये NBFC की स्टोरी कितनी कंटिन्यू रहने वाली है और आपको अगर कोई 1 या 2 NBFCs चुननी है तो कौन सी होगी? See, I think अभी चोला was one of my favorites, जो बहुत अच्छी चाल उसमें चोला चल चुका। अब M&M में मुझे लगता है एक सिमिलर आपको मूव मिलेगा फॉर द सिंपल रीजन कि जो पैसा रूरल मार्केट्स में जा रहा है। शुभम जी इस बीच आप भी NBFC को ढूंढिएगा, बताइएगा कौन सी आपको पसंद है। हाँ सर आप कंटिन्यू करिए। M&M फाइनेंशियल आई थिंक इज प्रोबब्ली अंडरवैल्यूड, अंडररेटेड। M&M फाइनेंशियल्स, हाँ ये मुझे लगता है कि चोला इज ऑलरेडी डन दैट, कल चला है। हाँ वो इसलिए मैं चोला पे इतना वो नहीं दे रहा। और फिर नेक्स्ट स्टेज में आपके पास टियर 2 जो छोटे छोटे मैग्मा, श्रे, ये सब है, ये चलना शुरू होंगे नेक्स्ट लेवल। अभी तो टॉप एंड जो है M&M, चोला, HDFC ये सब का है। बट मुथूट को आप भूल नहीं सकते, इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस। और आज 600 के नीचे जो
मिल रहा है, वो वैल्यू बाई टीम में डाल लिया था सर आज। हाँ, वो भी वैल्यू बाई, पर वो थोड़ा लंबे समय का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा है। ये सब थोड़े से अभी वेट कर रहे हैं कि कब भागे निकले यहाँ से। और कुछ वागले साहब को पसंद था L&T फाइनेंस, वागले साहब ने अपना NBFC आज बता दिया। सर आपका NBFC कौन सा है? मैं भी, मेरा आज तो एक तो कॉल है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे जो मैंने शेयर किया, बहुत ही बढ़िया है। तो कल का अगर उसमें मूवमेंट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला था, और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड बाकी। और अगर आपको याद होगा, पहले भी हमने मल्टीपल टाइम इस पे OI ब्रेकआउट के बेसिस पे कॉल लिया है। तो यहाँ पे 750 का कॉल ऑप्शन, ये अप्रैल का कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको खरीद के चलना चाहिए। 70 रुपए का यहाँ पे टारगेट होगा और 35 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक ये स्पेस से मुझे लगता है M&M फाइनेंस में भी जाना चाहूंगा उसके साथ। वहां पे अगर देखें तो एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ था 2 दिन पहले, उसके बाद फिर कल एक फॉलोअप मूवमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, वो एटलीस्ट 455 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो 455 के टारगेट के लिए यहाँ पे M&M फाइनेंशियल भी खरीदना चाहिए और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 470 रुपए पे। ओके, तो M&M जी आपको जोड़ रहे हो और उज्जीवन ना चले, ये थोड़ा सा अनयूजुअल हो ये जाएगा। तो सोच रहे थे ये, अच्छा ये दिल में सोच रहे होंगे ये अभी क्यों बात कर ली इन्होंने, ये तो हम 9-15 पे करने वाले थे। तो उज्जीवन का नाम भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा अगर 100% आएगा। आप बता दीजिए 9-15, आप दोबारा बता दीजिएगा, अभी भी अगर दिल में है तो दे दीजिए। आई थिंक फिर ओपनिंग पे 9-15 का ही आज ये ट्रेड बन जाएगा। चलिए, तो आपको एक हिंट मिल गया है कि उज्जीवन में भी आज एक्शन देखने को मिलेगा, ये भी रेडार पर आप जरूर रखिएगा। देखिए NBFCs के अलावा ढेर सारे और आइडियाज रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रीम है ना वो इसी सेक्टर में आज देखने को मिलेगी। अच्छा वागले साहब, 1-2 और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन आया है, ये कैश मार्केट की कंपनी, एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज। कल दोपहर में जब हम सब चुपचाप बैठ के इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, और अच्छा खुलासा उन्होंने किया कि भारत अब 4थे नंबर पर एक स्पेस पावर बन गई है, तब गोदरेज प्रॉपर्टीज में लोग अच्छी खासी खरीदारी कर रहे थे, और तब जो भागा ये काउंटर देखिए कल 5% ऊपर जाकर टिका है। ये बताइए कल की तेजी जारी रहेगी या फिर आज मुनाफा वसूलने की बारी है? हर्षदा, पहले तो ये जो स्टॉक है ये 1-2 दिन 3 दिन 1-2-3 दिन के व्यू से ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका जो लिक्विडिटी पैटर्न है ये मैं पोजिशनली ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, और पोजिशनली करंटली एट 855 ये हो सकता है 20-30 रुपए की करेक्टिव मूव आ जाए तब बाय करिए। इवन एट 855 यू कैन बाय। मेरा 1200 का टारगेट है, आप 6 से 8 महीने या 10 महीने देंगे, बट आज क्या होगा वो चॉपीनेस में मैं ये व्यू देना नहीं चाहता। आई होप यू हैव गॉट द मैसेज। नो, आई गेट द पॉइंट। ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। पोजिशनली अगर आप मुझे पूछेंगी तो मैं करंट लेवल से डाउन टू 820 810 मैं बाय करूंगा। 780 का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आप 1 महीने 1.5 महीने का व्यू ले रही है। मेरा 950 960 का टारगेट होगा। मैं इसीलिए इस पर नजर डाल रही थी क्योंकि आज CLSA की रिपोर्ट दोबारा आई है, 1024 का टारगेट दे रहे हैं। आप तो CLSA से 200 रुपए ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। 12 महीने, आई मे बी रॉन्ग ऑन टाइम, बट प्राइस वाइज 1200 का टारगेट 1200 हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। संदीप ने डिसाइड कर लिया होगा प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है गोदरेज के प्रोजेक्ट्स में, तो एक साथ अगर हुआ। वागले साहब आजकल मतलब मैंने ये सोचा नाश्ते में आप खा क्या रहे हो? मैं आपसे बार पूछ रहा हूँ, लेकिन आज आपने क्या लिया? बादाम खा रहे हैं वागले साहब। अच्छा, मैंने कल लोगों से प्रॉमिस किया था, हमारे दर्शकों से, कि हेमंत के जो जोश का राज है, अगर यस बैंक 270 आज के दिन में हो जाता है या निफ्टी हाई बना देता है बिफोर एक्सपायरी नहीं, बाय वीकेंड, दैट इज टुमारो, मैं वो बताने वाला हूँ। क्या है सर? तो क्या बताऊं? बता दो सर। नहीं, अभी बताना ये बनाना ये हेमंत के जोश का राज है। मुझे लगा था आप बादाम बताओगे। नहीं, बादाम तो अभी पुराने हो गए। अच्छा, बादाम पुराने हो गए। चल, जब आपने बादाम बोला, मुझे बहुत सारे लोगों ने बादाम की फोटो खींच के भेज दी, बोले ब्रांड एम्बेसडर हो गए आप बादाम के। नहीं, ये इलायची केला है, ये इलायची केला नहीं है। देखिए, बोरिस बेकर को मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ, टेनिस, वो जब विंबलडन जीते थे तो वो ऐसे केला खाते थे, और केला इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। तो हेमंत की जो इंस्टेंट एनर्जी है 9:15 से 10 बजे तक आजकल 10:30 तक होगी सर। हाँ, अभी 10:30 तक हो गई है। चलिए, मुझे भी नहीं पता था ये बात। मैं तो सोचा था बादाम ही मदद कर रहे हैं, ये केला भी मदद कर रहा है, ये मुझे आइडिया नहीं था। चलिए, लेकिन वापस कुछ खबरों पे लौटते हैं। SBI वागले साहब, कल बात हो रही थी, आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी है। SBI पर आपका ध्यान कैसा है? ये 350 हासिल होगा आगे चलकर? 330 335 तो अगले 1 से 2 दिन ऑन एन आउटर साइड 3 दिन में हासिल होगा, क्योंकि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जो कि
300-304 के बीच में था, वो कल निकला है, 308 का क्लोज है। 308, 305, 306 ये बाइंग रेंज होनी चाहिए। 300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और 330, 335 में 3 दिन की बात कर सकता हूँ। 330, 335 गया तो 350 सिर्फ 20 रुपए ये है। तो ये मुंह में आएगा या 8-10 दिन लगेंगे, ये कहना, दैट इज द ओनली थिंग, बट आना चाहिए। ओके, तो ये भी एक तगड़ा तेजी वाला खिलाड़ी, 350 की तैयारी कर लीजिए। SBI पर आज भी ब्रोकरेजेस मेहरबान है, खरीदारी की राय आ रही है। अच्छा, फर्टिलाइजर एक थीम थी जो नीरज ने आइडेंटिफाई की, वो मॉनसून या फिर IMD के फोरकास्ट को लेकर। अब उसमें यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, RCF एंड द लाइक्स, लेकिन UPL पर एक राय दीजिएगा आप वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से। और प्रकाश आपसे भी मैं राय लूंगी, क्योंकि UPL में हम देख रहे हैं रोल ओवर की पोजीशंस मेरे ख्याल में 65 से 70% के आसपास हैं। शुभम, स्टॉक चलेगा? 900 पर तो आ गया। बिल्कुल हर्षदा, यहाँ पे अगर रोल ओवर के नंबर देखें तो 78% पे अभी रोल ओवर है, तो काफी स्ट्रांग यहाँ पे रोल ओवर देखने को मिला। और जिस तरह से रैली 750 से लेकर के 940 तक एक्सटेंड हुआ था, उसके बाद एक पुल बैक ड्यू था, और हम वो पुल बैक ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो एक्शन में है। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक को यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये आज ट्रेडिंग कॉल नहीं है, बट इसको ग्रेजुअली खरीदे। और कोई भी अगर यहाँ से डिक्लाइन होता है करंट लेवल से लेकर के 880 तक, तो ये पूरा रेंज में मुझे लगता है कि ग्रेजुअली यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो 865 के आसपास है, तो उसके नीचे अब जाता हुआ नहीं लगता है। तो 865 का स्टॉप लॉस रखे, गिरावट में खरीदे, और अपसाइड में 970, 975 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ। ये अप्रैल का परफॉर्मर रह सकता है। अप्रैल का परफॉर्मर बिल्कुल रह सकता है। प्रकाश, ये तो पहले 3 महीने का तो परफॉर्मर रहा ही है, जैन टू मार्च अगर आप देखें। और इसमें सबसे बढ़िया जो मूव आया वो अरिस्टा की डील के बाद आया। वो ये था कि डिसअपॉइंटमेंट थी कि इस टाइप की डील हम लोग मतलब हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कंपनी निगल तो लेती है, पर उसको अच्छी तरह पचा नहीं पाती। तो ये वाला केस वापस रिपीट होने की उम्मीद में, और उसका इस टाइप का जो संदेह था उसमें थोड़ा सा ये नीचे आया था, और वहां से मूव ये रिलेटिवली बहुत बढ़िया रहा है। एंड माई सेंस इज दैट ये मूव कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि इसमें सेक्युलर अप ट्रेंड जो है, और ग्लोबली बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और ऐसी दवाइयां हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफ पेटेंट हो रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल टाई अप इन्होंने किया, उससे इनको ये स्पेस में बहुत जल्दी मार्केट शेयर जो है हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है। तो वो जब होगा तो आपके इसकी री, तो थोड़ा लंबी स्टोरी है ये री रेटिंग वाली, बट वंस इट क्रॉसेस 4 डिजिट्स फिर तो ये अलग जोन में आई जाएगा। और वेटेजेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी निफ्टी में, तो आपको ETF का भी जो पैसा है जो अभी तक नहीं दिख रहा था इसमें। भाव पे आपने सबसे पहले बताया था सर, ये भी बता दीजिए। हाँ, ये 700 750 पैसा तो CNBC आवाज पर बनता। आप किसी और चैनल पे जाते नहीं, ये हमारे पेटेंटेड गेस्ट नहीं, 2 ही जगह जाते हैं, चैनल पे और घर। हाँ, 2 ही जगह जाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सीरियसली बातों को सुने समझें, और ये पोजिशनली बिल्कुल साफ बताया था, पोजिशनल कॉल है, पैसा बनेगा। तो आप देखिए, मुनाफा कमाना है तो आपको देखना है सिर्फ CNBC आवाज, और एक और काम करना है, रिमोट को दूर रखना है, भूल जाना है कि आपके टीवी के साथ रिमोट भी आपको मिला था, तो आपका पैसा खूब बनेगा इस चैनल पर। NBCC की बात हो रही थी, 1003 करोड़ रुपए का कुछ 5 ऑर्डर्स छोटे छोटे मिलके बने हैं। शुभम जी, इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दीजिए। कल तो ये दिन के निचले स्तर पर जाकर समाप्त हुआ था, लेकिन आज खबर है, तो कौन से लेवल्स अहम होंगे ऊपर में, और सपोर्ट के लेवल्स भी बताइए। हेमंत, यहाँ पे 2 व्यू है। एक तो ट्रेडिंग के जो आपने बात की वो तो है ही, बट पोजिशनली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसका भी टारगेट दूंगा। बताइए प्लीज। तो अगर सिर्फ आज का इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि 60 to 50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और अगर यहाँ से रैली एक्सटेंड होता है तो 66 तक का मूवमेंट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिले। लेकिन इसको थोड़ा सा लंबे नजरिए से मुझे लगता है स्टॉक को देखना चाहिए, बिकॉज जो डिक्लाइन था नवंबर 2017 से लेकर के जो अभी रिसेंट बॉटम बना है 45 रुपीज के आसपास, ये पूरा एक चैनल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है NBCC में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक बड़ा परफॉर्मर NBCC बन सकता है। तो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में भी खरीदने की सलाह दूंगा। करंट लेवल पे भी आप पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। 58 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे ये इन्वेस्टमेंट पोजीशन के लिए, और अपसाइड में मुझे लगता है 80 रुपए तक ये एक्सटेंड हो सकता है, जो मूव यहाँ पे अब हमें देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म और पोजिशनल पर्सपेक्टिव, दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे NBCC खरीदना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और पोजिशनल पर्सपेक्टिव दोनों में तेजी की पोजीशन आप NBCC में लेकर चले। अब चलेगा ये काउंटर। आज तो ऑर्डर की खबर भी आ गई, करीब 1000 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। अच्छा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल जो सबसे बुलिश है रेट कट पर, 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की वकालत इन्होंने की है।
HCL टेक पर भी इन्होंने अपना नजरिया थोड़ा सा और मजबूत कर दिया है, अपग्रेड किया है बाय का कॉल प्रकाश साहब, और टारगेट आ रहा है करीब 1250 का, पहले 1060 का था। ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, FY20 के लिए एकदम तेजी वाला मोड बना रहे। बिल्कुल। तो आज आशीष ने सुबह सुबह ट्वीट भी कर दिया है, जो हायरिंग पैटर्न दिख रही है उनको, तो और रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, आपके 14 दिन बचे हैं, इन्फोसिस के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। कल हमने जब आईटी कंपनीज की बात की थी, मैंने इसका नाम लिया था, ये HCL टेक वाज वन ऑफ द नेम्स। मैंने कहा TCS इन्फोसिस में इतनी आपको बढ़त शायद ना मिले आगे चल के, जितनी जो हाई जो बेसिकली डेल्टा क्रिएट हो सकता है इस सेक्टर का, वो इसमें ज्यादा है। थोड़ा बहुत टेक महिंद्रा में भी है, बट टेक महिंद्रा में डाउट लोगों को ज्यादा रहते हैं, बट जो मिड साइज आईटी कंपनीज है वो पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगी। सो HCL टेक, विप्रो दिग्गज में से, और बाकी छोटी जो NIT टेक्नोलॉजी से कंपनी। इसका कारण मैं बता रहा हूँ कि यूएस में जो जिस टाइप का माहौल बन रहा है, वहां पे कंपेटिटिव प्रेशर की वजह से प्राइसिंग पे थोड़ा सा असर इस साल सभी पे रहेगा। तो मार्जिन ग्रोथ बड़ों की इतनी आएगी नहीं, और अगर जिसकी कॉस्ट फिक्स्ड है, और बाय द वे वीजा कॉस्ट और वीजा अवेलेबिलिटी इटसेल्फ एक थोड़ी क्वेश्चन मार्क हो गई है यूएस में, तो वहां से काफी टेकीज वापस आना शुरू हो गए। अगर आप बैंगलोर की रियल एस्टेट की बुकिंग्स देखें तो वो जब भी बढ़ती है तो उसका अंदेशा यहाँ से आता है कि यूएस में उनको धकेला गया कोई कारणवश, और वो यहाँ पे आ रहे। तो वो HCL टेक का लेकिन बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग होने की वजह से इन्होंने जो प्रोडक्ट साइड में ग्रोथ इनऑर्गेनिकली ली है, उसको अब ये आगे बढ़ा के ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। तो मैं सहमत हूँ इस रिपोर्ट से, और 1200 1250 कोई बहुत अनबिलीवेबल टारगेट है ही नहीं। अच्छा, एक बहस छिड़ गई है सर एनालिस्ट कम्युनिटी में, वो ये है कि इन्फोसिस की, क्योंकि आपने बात करी, JP मॉर्गन ने एक रिपोर्ट लिखी है कल, वो कह रहे हैं इन्फोसिस को इस बार गाइडेंस देनी चाहिए या गाइडेंस नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गाइडेंस देते हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो वो यही कह रहे हैं। नास्कॉम ने तो कह दिया है कि वो गाइडेंस नहीं देंगे। तो JP मॉर्गन का अपना व्यू है कि गाइडेंस दे सकते हैं लेकिन देनी नहीं चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जबरदस्ती लोग जो है वो बेच बाज के निकल जाते हैं, या किसी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, किसी का एल्गो में लगा होता है तो निकल जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखें तो आईटी सेक्टर ने देखिए इस साल बढ़िया रिटर्न दिया। ये देखिए इस साल का रिटर्न आपको दिख रहा है 26% का। आपका क्या मानना है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? एक्चुअली बहुत TCS नहीं देता है। हाँ, TCS केवल कमेंट्री देता है, और इन्फी गाइडेंस देता रहा है। और आपका अपना पर्सनल व्यू बताइए, क्योंकि इस बार रिजल्ट सीजन में इन्फी के रिजल्ट्स में सब लोग ये भी चर्चा करने लगेंगे। हाँ नहीं, मुझे कोई गाइडेंस से पॉजिटिव इम्पैक्ट कोई नहीं दिखा है। सही है। इनफैक्ट वॉलेटिलिटी का कारण ये होता है कि आप जितने डेटा पॉइंट्स लोगों को देंगे उतनी ज्यादा विवादास्पद आपको एक्टिविटी उस पर दिखेगी। सही है। अगर डेटा पॉइंट नहीं है तो आदमी को मेहनत अलग टाइप की करनी पड़ती है, और उससे असेसमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहता है। ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला जो है, ये T20 खेलने लगते हैं इंस्टेड ऑफ अ टेस्ट मैच। ये नहीं, अपने हमारा T20 अलग नहीं सही है, ये टेस्ट मैच वाले शेयर है। तो ये अगर आप इस टाइप के दिग्गज प्लेयर्स में भी इस टाइप का करेंगे डेली ट्रेड, तो वो उस लिहाज से आई एम ओके। अगर नहीं ये करे तो शायद बेहतर रहेगा। वागले साहब कुछ कहने थे आप? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया। क्या? अभी हर्षदा ने मुझे पूछा तो मैंने ये जवाब देना था कि हर्षदा ये T20 वाला प्लेयर नहीं है, ये टेस्ट मैच वाला है। तो मैंने एक्चुअली जवाब दिया, तो इसके लिए मैं हंसा कि बहुत बार ऐसे स्टॉक्स में न्यूज होती है जो ट्रेडिंग स्टॉक्स होते नहीं है। सही है। तो टेस्ट मैच अलग है, 6-8 महीने 10 महीने, वो हिसाब से मैंने। अच्छा, HCL टेक पर कोई टारगेट है क्या आज का? क्योंकि कल जाते जाते लोग खरीदारी कर रहे थे। शॉर्ट टर्म अच्छा लगता है। मैं अगर प्रकाश साथ में बैठे हैं और प्रकाश जिस तरह से टारगेट देते हैं, मैं उनकी भाषा में 1-1-1-1 का टारगेट देता हूँ, और 990 का बॉटम है। ये बहुत एडिक्टिव है ये प्रकाश सर का जो स्टाइल है। नहीं अभी FI तो मानना पड़ेगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे पूरे आईटी स्पेस में ऐसे बहुत ज्यादा तेजी, ऐसे अपसाइड दिखता है, सेफ्टी हाई है। तो वन वे तेजी का मतलब यहाँ से 30-40% ऐसा वाला व्यू नहीं है। ठीक है, तो ये तो फोकस में रहेगा ही। देखिए 1-1-1-1 4 1 का टारगेट आज के लिए वागले साहब दे रहे हैं। अच्छा, एक दो छोटी छोटी कंपनियां, अब कल हमने देखा था फार्मा कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था। स्ट्राइड्स फार्मा काफी चर्चा में था। यूनिकेम लैब्स की बारी है, इनको एक ANDA का फाइनल अप्रूवल मिल गया है तडाडलाफिल टैबलेट्स के लिए। अब ये दवाई किसके काम आती है मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिकेम लैब्स काफी समय बाद थोड़ा सा चर्चा में आया है। इन छोटी फार्मा कंपनियों पर नजर है क्या आजकल, या फिर खेल पूरा बड़े स्टॉक्स में ही आज? पहले तो हाँ एक
रीइंफोर्सिंग मूव, कन्विंसिंग मूव आए तब इनकी बारी आएगी। अभी तो ये रडार पे नहीं आते। ऑफ कोर्स न्यूज से जो गिरे हुए हैं, जैसे नैटको हो गया, कभी अजंता फार्मा आ गया, वो ठीक है, बट अदरवाइज कोई ट्रेंड ऐसा बाइंग का अर्षदा इसमें दिखा नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, जहां लुपिन, वोकहार्ट, सिप्ला सभी जूझ रहे हैं, तो ये इनके तो बहुत नीश प्लेयर्स हैं, मतलब कि कुछ सेगमेंट्स में वो करते हैं, कई जगह वो अपना कमाई करके निकल लेते हैं, तो वो अभी तक ब्रॉड बेसिंग हुआ नहीं है। तो इसमें मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा इस टाइप का आएगा। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टर ढूंढते रहते हैं फार्मा, और ये मैं 6-8 महीने से सोच रहा हूँ कि अब फार्मा चलेगा। लोग जब तंग आ जाएंगे कि फार्मा नहीं चलेगा तभी चलेगा। तो अभी तो फार्मा एवरेज रिटेल इन्वेस्टर के टॉप पिक में आता है कि कुछ चला नहीं इसलिए चलेगा। एक शेयर से जो लोग थोड़े से तंग आए हुए हैं आईटीसी, और कल एक जेफरीज की रिपोर्ट थी जो ये कह रही है कि उन्होंने आप ही के कम्युनिटी में, यूएस में, यूरोप में कुछ इन्वेस्टर्स से बात करी, करीब 40 इन्वेस्टर्स से, और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है भारत के कंजम्पशन थीम को अगर आपको प्ले करना है। तो ऑब्वियस चॉइस तो बाटा टाइटन था, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं एफआईआईएस की आईटीसी भी उनको पसंद है। मेरा सवाल आपसे है सर, आईटीसी आपको लगता है क्या इन द रन अप टू द इलेक्शंस पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि बाजार को देखिए अब आईटीसी जैसे शेयर की जरूरत है। रिलायंस एक बार तेजी दिखा चुका है, बैंक्स ने अपनी अपनी पारी खेली है और बहुत बखूबी खेली है। आईटीसी की पारी अभी खिलना बाकी है। 322 का 52 वीक हाई है, मुझे याद आता है। क्या ये शेयर इन द रन अप टू इलेक्शंस के नतीजों से पहले एक नया हाई लगा सकता है? आपको डेटा कैसा बन रहा है ये बताइए। हिमंत, यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी काफी अच्छा है, बिकॉज आप अगर लास्ट रन अप देखेंगे जो 275 से लेकर के 305 का अप्रोक्सीमेटली जो मूव आया वो काफी शार्प मूव था। और जनरली अगर कोई बहुत शार्प मूव अगर आता है तो इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और उसके बाद एक वहां से ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये मूव आने के बाद एक कंसोलिडेशन में फिर से चला गया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है और 7-8 दिन तक यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट देखने को ना मिले। लेकिन लेवल वाइज अगर देखें तो 290 के लेवल काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और जो सेकंड लेग ऑफ मूव आएगा जो मुझे लगता है मिड अप्रैल के आसपास हो सकता है हमें देखने को मिले, तब एटलीस्ट 315-318 तक के टारगेट जो प्रीवियस हाई के आसपास है वो रिटेस्ट होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आईटीसी यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 285 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और अपसाइड में 315 तक का टारगेट ये मिड अप्रैल तक एटलीस्ट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो मिड अप्रैल तक का टारगेट आईटीसी ये भी चलेगा। और कल भी हमने देखा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिला था इंट्राडे में, फिर फाइनली 293 पर जाकर टिका जरूर। लेकिन खबरें आज ज्यादा हैं और दो बड़ी खबरों के साथ हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, उसी का एक रिकैप लेते हैं और तमाम वो स्टॉक्स आपके लिए एक बार फिर लेकर आते हैं जिनमें आज आपने ट्रेड करना है और भरपूर पैसा बनाना है। आशीष तैयार है उसी लिस्ट के साथ। जी हाँ, हाय गुड मॉर्निंग। दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जिसकी हर्षदा ने बात करी, एक तो जो रेट कट की होप्स और दूसरा अच्छा मॉनसून पैन आउट हो सकता है। तो एग्री, फर्टिलाइजर, एनबीएफसीज, ये वो थीम्स हैं जिन पे आप आज बेट कर सकते हैं। एनबीसीसी जिसकी अभी अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, 1003 करोड़ रुपए के इस कंपनी ने ऑर्डर्स बैक करे हैं। जेट एयरवेज फिर रडार पे, और कल हम लोग ने हाईलाइट करा था कि ए के पुरवार साहब जो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं वो शायद इसका कारोबार संभाले और वो लाइकली कि अनाउंसमेंट जल्द हो सकता है, तो उस अनाउंसमेंट पर नजर रखिए। टाटा मोटर्स और इस पे एसएनपी ने रेटिंग रिड्यूस कर दी है, क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि वो जेएलआर अभी भी ओवरहैंग बना हुआ है, उसकी वीक परफॉर्मेंस का डर है, इसीलिए रेटिंग्स में कट। यूनिकेम लैबोरेटरीज और यहां पे एक फाइनल अप्रूवल इसके एक एएनडीए को मिल गया है, इसीलिए स्टॉक रडार पे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं और कल यहां पे तगड़ी डिलीवरी मार्क हुई है ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए के आसपास की। स्पाइस जेट, और यहां पे इश्यूज आए थे वो बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट्स को लेकर। अब बोइंग का कहना है कि उन्होंने कुछ फिक्सेस निकाल लिए हैं, पर अभी ये क्लैरिटी नहीं है ग्राउंडेड प्लेन्स कब तक वापस बहाल हो सकते हैं ऑपरेशंस में, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन खबर अच्छी आती हुई, एस्कॉर्ट्स, क्रेडिट स्विस की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि Q3 Q4 में ट्रैक्टर डिमांड ठंडी रह सकती है, लेकिन ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है और FY19 में करीब 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% मार्केट शेयर गेन करेगी। मैराथन नेक्स्ट जेन, और इस कंपनी ने 150 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात करी है ग्रोथ को फंड करने के लिए। वेदांता, इन्होंने एक ऑयल डिस्कवरी करी है, इनके जो KG-D6 में बेसिन था उसके H2 वेल में। BSE रडार पे, क्योंकि सेबी और आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट्स यानी कि माइबॉर, उसमें ये लोग अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। खादिम, यूटीआई म्यूचुअल फंड ने यहां पे ऑलमोस्ट कल 2 लाख शेयर खुले बाजार से खरीदे हैं। डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, आमतौर पर चर्चा नहीं होती लेकिन क्योंकि कल प्रमोटर्स ने
करीब 44-45 हजार शेयर्स बेचे, इसलिए रडार पर। M&M फाइनेंशियल्स, यहाँ पे इन्होंने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस जो इनकी सब्सिडी थी उसमें स्टेक और बढ़ा दिया है। NHB से स्टेक लिया करीब 325 करोड़ रुपए के आसपास। यूनिकेम लैब्स, और यहाँ पे इनका एक ANDA को जो अप्रूवल मिला है। शीला फोम्स OFS आज रिटेल के लिए खुल रहा है, फ्लोर प्राइस वही 1100 रुपए है, और अब कंपनी के प्रमोटर की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि अब पूरा स्टेक रिड्यूस होकर 75% पे पहुंच जाएगा। गोदरेज एग्रोवेट जो गोदरेज टाइसन है उसमें अपना स्टेक ये लोग बढ़ा रहे हैं उस जेवी में। रिलायंस कम्युनिकेशन ADAG पैकोडा पर रखें क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस कम्युनिकेशन की जो प्ली थी IBC प्रोसीडिंग्स की शुरुआत करने के लिए, उस पर सुनवाई है। PFC आज भारत सरकार को REC के 14,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। निफ्टी में कल से बदलाव होने हैं। बदलाव क्या है? HPCL बाहर होना है निफ्टी 50 का और ब्रिटानिया अंदर आना है। कल से बदलाव है तो आज वो ETF के एडजस्टमेंट शायद आपको क्लोजिंग के समय देखने को मिले, इस बात का ध्यान रखें। IT सेक्टर के लिए अच्छी खबरें आती हुई, जो हायरिंग ट्रेंड है वो लगातार इंप्रूव कर रहा है और बैक टू बैक जनवरी और फरवरी दोनों महीने 30% ज्यादा हायरिंग में ग्रोथ देखने को मिली है और वायदा बैंड से आर पावर बाहर आ रहा है। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रहेगी। लेकिन आशीष, आज भी जैकपॉट आइडिया है यस बैंक जैसा कोई? लग रहा है क्योंकि आप लोग सुबह से उस स्पेस की चर्चा कर ही रहे हैं, तो होपफुली पता नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो अट्रैक्टिव बेट होगा।